नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ट्रंप का ईरान को सख्त अल्टीमेटम। होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान में सीज फायर की गुप्त बातचीत की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने डेडलाइन 24 घंटे के लिए बढ़ा दी है। ईरान ने अमेरिकी धमकियों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए कहा और उन्होंने कड़ा अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने तय समय पर कदम नहीं उठाया तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करते हुए बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज फायर को लेकर बैकडोर बातचीत चल रही है। ये बातचीत पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के माध्यम से हो रही है। साथ ही अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच गुप्त स्तर पर संवाद जारी है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 48 घंटों में किसी समझौते की संभावना कम है, लेकिन इसे संघर्ष को बढ़ने से रोकने का अंतिम प्रयास माना जा रहा है। वहीं ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को 24 घंटे बढ़ाते हुए मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर ईरान ने कदम नहीं उठाया तो उसके पावर प्लांट और पुल तबाह कर दिए जाएंगे और देश को दोबारा खड़ा होने में 20 साल तक लग सकते हैं। दूसरी ओर ईरान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गलीबाफ ने ट्रंप की धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध अपराधों से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाधान केवल ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान करने और तनाव को खत्म करने में है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, होर्मुज जल डमरू मध्य की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द होर्मुज को खोल दिया जाए, नहीं तो वो कड़ा रुख इख्तियार कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है ये अल्टीमेटम और ये चेतावनी कोई पहली बार नहीं दी उन्होंने। पिछले 15 दिन से हर कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जो अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ये धमकी ना दी जाती हो, हम आपको तहस नहस कर देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे, स्ट्रेट हॉर्मुज को खोल दो वरना ये कर देंगे। मतलब हर तरीके की कोई ऐसी धमकी नहीं है उन्होंने जो दी ना हो। तो ये इस धमकी में भी कोई नयापन नहीं है, वही सब चीजें हैं जो अब तक वो कहते आए हैं। लेकिन इन सब चीजों को मुझे जहां तक लगता है ईरान डे 1 से जो उन्होंने रुख अपनाया हुआ है वो यही है, हर धमकी को वो सिरे से नकारते जा रहे हैं। किसी चीज पे मतलब वो परवाह नहीं करते हैं। और जितनी बातें अमेरिका की तरफ से हो रही हैं और उसको गंभीरता से ईरान बिल्कुल नहीं ले रहा। ईरान हमेशा अपने जिस रास्ते पे शुरुआत से पहले दिन से चल रहा है उसी पे वो चलता हुआ है। अब इसमें एक नई बात ये जोड़ दी गई है कि अमेरिका ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उसमें होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही जा रही है। अब उसमें ये और बोल दिया है कि हम आपके जितने बड़े हाईवेज वगैरह हैं उसको मिसाइलों से खत्म करके यातायात का जो सुगम साधन है वो हम खत्म कर देंगे। इससे ये होगा कि आपका जो मुल्क है वो 15 से 20 साल पीछे चला जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर यातायात का मुख्य साधन अगर आप उसको क्षतिग्रस्त कर देते हो तो उसको बनाने में, निर्माण करने में काफी समय लगेगा। लेकिन क्या ये, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये अमेरिका करेगा? या अमेरिका करेगा, ईरान उसको करने देगा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका को अगर जो करना था तो वो 2-1 दिन में जब वॉर शुरू हुआ था वो कर देता। लेकिन अब वो ईंधन भभकी जिस तरीके से देता जा रहा है तो उस पर मुझे लगता है ईरान पहले की तरह वो गंभीरता से ले नहीं रहा है। जी रमेश जी, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान के साथ शांति स्थापना को लेकर बातचीत लगातार जारी है। गुप्त बातचीत भी यहाँ पर होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के तमाम दावों को सिरे से खारिज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं ईरान ने भी एक और चीज़ कही है, होर्मुज जल मध्य डमरू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो इस वक्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन उसका साफ तौर पर यह कहना है कि अमेरिका और इजराइल अगर इसी तरह से हमले करता रहा तो आने वाले समय में और जो समुद्री मार्ग हैं उनको भी ईरान निशाना बना सकता है। देखिए, जहां तक ईरान की बात है, ईरान जंग के बीच में भी
वो ऐसी कोई अमानवीय हरकत नहीं कर रहा है जो उसकी करनी चाहिए, जबकि ऐसा मौका अगर अमेरिका को मिलेगा तो वो सबका हुक्का पानी बंद कर देगा। स्टेट हार्मोज जिन जिन मुल्कों के लिए है, जहां से पीएनजी, सीएनजी, तेल, कच्चा क्रूड ऑयल वगैरह जहां से उनके जहाज निकलते हैं, वो मुझे लगता 100% उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। 10 दिन या 15 दिन के बीच में अंतराल में टोल टैक्स को वसूल के वो इंडिया के भी जहाज को रवाना कर देता है, पाकिस्तान के भी कर देता है और अन्य खाड़ी देशों के उनको भी कर देता है। इसमें यह है कि ऊर्जा का जो संकट है वो गहराने नहीं दिए, इफेक्ट हो रहा है, उसके ईंधनों पे इफेक्ट जरूर पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो वो जैसी नौबत आती है तो वो कोई ना कोई जहाज को निकलने देता है। ये बहुत मतलब काबिल तारीफ बात है उनकी, ईरान की, कि कम से कम उन्होंने जंग के बीच में भी जनमानस का उन्होंने ख्याल रखा है। एक बात है। दूसरी, जब आपने कहा कि जंग में पीस, शांति की चीजों को तलाश रहा है, ये बड़ा अपने आप में मजाक सा लगता है। जंग में आप शांति कहाँ ढूंढ सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इसके बीच में उन्होंने क्या करा है, जे इनके इस समय अमेरिका के जितने मुंह लगाए हुए देश हैं, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये वो देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। अब तो शक होता है कि अमेरिका ने ही इनको प्लान करा था हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं देशों को सीज फायर की जो शर्तें ईरान पे रखे हुए हैं अमेरिका ने, उसको आगे बढ़ाने का काम यही देश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कई चीजें को लेके अमेरिका पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। ये जंग जहां तक मुझे अब लगता है अमेरिका और ईरान के बीच की रही। इजराइल शायद पीछे हट चुका है, क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से जिस तरीके से रणनीति अमेरिका बना रहा था इजराइल के कंधे पे बंदूक चलाने के लिए, कि इनको सामने करके इनको मैं लड़ा देता हूं और इनके जितने भी खादान और जितने भी तेल के जो भंडारण है उस पे मैं कब्जा कर लूंगा, जैसे इन्होंने वेनेजुएला पे इन्होंने करा है। तो वो सारी जो चीजें जो इनकी प्लानिंग थी अमेरिका की, वो सारी की सारी ध्वस्त होती हुई यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसलिए अमेरिका की छटपटाहट है, वो हर काम कर रहा है, हर स्टेटमेंट ऐसे दे रहा है जिससे लगे कि हम आपको सहानुभूति हो उनके प्रति। अब जंग के बीच में अगर आप सीज फायर को लेके कोई शर्त रखते हो, कोई समझौते की कोई बात ढंग से अगर करते हो, तो उस पे तो ठीक है, ईरान उस पे गौर करेगा। और ईरान ने इन तरीके की बातों के लिए हमेशा से उन्होंने रास्ते खोले हुए हैं, लेकिन वो रास्ते सही तो हों कम से कम। अब उस पे वो शर्तों के रास्ते रख दिए जाते हैं, उसमें अमेरिका पाकिस्तान को बीच में डालते हो, तुर्की को बीच में डालते हो। जब आपको समझौता करवाना, सीज फायर करवाना है, आप खुद से भी बात कर सकते हो, तीसरे की जरूरत नहीं है। अब तीसरा अगर बीच में कूदता है तो उसकी बात आप मानते नहीं हो। तो इस सब चीजों को लेके मुझे लगता है जो अमेरिका है पूरी तरीके से हताश हो चुका है। इस जंग से वो बाहर निकलना चाहता है, अपनी बच्ची खुशी जितनी भी इज्जत है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार एक के बाद एक चीज़ें निकलकर इस पूरे संघर्ष में सामने आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका के दावे हैं तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से उन तमाम दावों को भी खारिज करने की बात निकलकर सामने आ रही है। होर्मुज जलमध्य डमरू को लेकर भी लगातार जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं नोएडा में आज होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक को लेकर अहम फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। ये बैठक औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का है, जिस पर लंबे समय से विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, जिसमें 5 से 10% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो नोएडा में संपत्ति खरीदना महंगा हो सकता है। इसके अलावा दलित प्रेरणा स्थल को और आकर्षक बनाने के लिए करीब 30 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत स्थल के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। बोर्ड बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का सीधा असर नोएडा के विकास, रियल एस्टेट बाजार और शहर की बुनियादी सुविधाओं पर पड़ेगा। अब सभी की नज़र इस बैठक के अंतिम निर्णयों पर टिकी हुई है।
वहीं ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। विधायक तेजपाल नागर ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 4 मूर्ति चौराहे पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अंडरपास का जायजा लिया। इस अंडरपास को क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। साथ ही 60 मीटर रोड के चौड़ीकरण और 4 मूर्ति से तिगरी तक सड़क विस्तार कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विधायक ने आधुनिक शमशान घाट के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे कर दिए जाएं। तेजपाल नागर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और जनसंख्या को देखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत होना बेहद जरूरी है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वहीं ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल से एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक विदेशी कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक नाइजीरियन नागरिक था जो कई वर्षों से एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद था। जानकारी के अनुसार कैदी लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसकी हालत अक्सर बिगड़ती रहती थी। इसी वजह से उसे कई बार पहले भी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत अचानक खराब होने पर उसे कल फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम की तरफ से उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया। ये मामला इकोटेक 1 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लुक्सर जेल का है। पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा और अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा के नेतृत्व में नगर भर में विशाल भगवा रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों लोग और यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी शामिल हुए। रैली के माध्यम से आयोजकों ने 11 प्रमुख मांगों की आवाज़ उठाई। इनमें सबसे अहम थी नाथूराम गोडसे को भारत रत्न से सम्मानित करना, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और कृष्ण जन्मभूमि को मुसलमानों से मुक्त कराना। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने और हिंदू तीर्थ स्थलों में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की। रैली में नाथूराम गोडसे की फोटो भी प्रोमिनेंटली प्रदर्शित की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया कि यह रैली पिछले 14 वर्षों से लगातार नगर में आयोजित की जा रही है। रैली हिंदू महासभा कार्यालय से शुरू होकर शिव चौक पर खत्म हुई। इस भगवा रैली का आयोजन 11 मांगों को लिया गया है, जिसमें हमारी अनेक मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी मांग है मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर का नाम दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नाथूराम गोडसे को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और कृष्ण जन्मभूमि को मुसलमानों से मुक्त किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों की जो आबादी है वो 25% से ज्यादा हो चुकी है, तो उनका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए और भारत के जितने भी तीर्थ स्थल है, जिस प्रकार मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता, तो मुसलमानों का प्रवेश भी वहाँ वर्जित किया जाए। अब जो यात्रा चल रही है भगवा यात्रा, इसमें जो है कि नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई गई है। देखिए, नाथूराम गोडसे जो है वो हमारे आदरणीय हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर हिंदू महासभा चल रही है, क्योंकि यदि वे गांधीवत न करते तो आज देश ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि इस्लामिक राष्ट्र होता। तो और क्या मांग रखी जा रही है? 11 मांगे हैं। गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, ये भी हमारी मांग है। जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनकी 8 घंटे की ड्यूटी की जाए और उनका जो वेतन है उससे बढ़ाया जाए। और जो यात्रा कहाँ का आपकी यात्रा का रूट? ये हिंदू महासभा कार्यालय से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते शिव चौक पर संपन्न हो। इस भगवा रैली का आयोजन 11 मांगों को लिया गया है। वहीं गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर पड़ोस के युवक और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि आरोपी उसके बेटे के साथ मारपीट करने पहुंचे और इसी दौरान उसके साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। विरोध करने पर महिला और उसके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे फांसी देकर जान से मारने की कोशिश की, जबकि उसके बेटे की नाक तोड़ दी गई और आंख फोड़कर अंधा करने की कोशिश की गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने 10 दिन के अंदर जान से मारने की धमकी भी दी है। महिला ने पुलिस से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेरे जेठ ने ईख में घेर के गोबलू के खेत में मुझे मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करी। मेरे लड़के ने बचा तो मेरा लड़का भी खूब पिटा। दोन है, शुभम और ब्रजेश। आपके गले पे कहाँ के निशान है? रस्सी से गला काटने की कोशिश की, मारने की कोशिश करी मुझे। छाती पे बैठ के मेरे ऊपर लौट के गंदी जगह हाथ लगाने की कोशिश करी, मेरा करने की कोशिश करी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं फैसला चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ।
मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कल खेत पे ट्रॉली भर के जा रहा था। मेरी मम्मी जो थी लेबरों के लिए चाय पानी 100 ये लाई थी, तो हमने जो है लेबरों को उनका ये सब दे दिया, उनका सामान जो था। फिर जब मैं मिल में चलने लगा, मम्मी कह रही थी कि अपने ताऊ से पूछ ले कि ये जो है ज़मीन इन्होंने मटर काट ली तो ये आप देंगे या नहीं देंगे। मैं यही बात पूछने गया तो उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी। बहस कर मेरे ताऊ ने और उसके लड़के ने बहस में मेरी मम्मी भी मेरी जड़ में खड़ी थी। बहस में उसका लड़का जो था, मेरे ताऊ का लड़का, मेरे पास आके खड़ा हो गया और मेरी गर्दन जो है मुझे नीचे डाल दिया, मारपीट करने लगा। मेरी मम्मी जो मुझे करने की कोशिश करी, मेरी मम्मी जो मुझे छुड़ाने आई तो मेरे ताऊ ने मेरी मम्मी को दूर फेंक के बेइज्जती करने की कोशिश करी, मारपीट करी। हाथ लगाए मेरे गले पे निशान है, रस्सी से गला घोटने की भी कोशिश करी। और जब मैं बीच में उन्हें जैसे उसका लड़का उसका दोस्त मेरे मतलब बजाने लग रहे थे, उनसे हट के बीच में छुड़ाने भी आया तो मुझे दोनों खींच के दूर ले गए। मेरे जेठ नहीं। वहीं मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी में एक गंभीर विवाद सामने आया है। स्थानीय पुलिस के अनुसार एक दुकान मालिक ने रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ की। यह विवाद दुकान और मकान मालिक के बीच शुरू हुआ। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार और मकान मालिक के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके कारण यह घटना हुई। विधवा मकान मालकिन ने अपने परिजनों के साथ मिलकर किराएदार को दुकान और मकान खाली करने के लिए दबाव डाला। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और विवाद सुलझाने की हिदायत दी है। अधिकारी मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द ही कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई गई है। इस मामले से गांधी कॉलोनी में किराएदार और मकान मालिकों के बीच बढ़ते तनाव की तस्वीरें सामने आई है। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हिंदू रक्षा दल की तरफ से एक विशाल यात्रा आयोजित की गई। यह यात्रा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें आयोजकों के अनुसार 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत लोनी 2 नंबर स्थित 100 फुटा रोड से हुई और ये लोनी तिराहा स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंची। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक डीजे और बड़ी संख्या में साधु संत, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। संगठन के जिला अध्यक्ष अमित प्रजापति सहित अन्य पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन सतर्क रहा और पूरे मार्ग पर पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। पिंकी चौधरी ने बताया कि ये यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है और इसमें भाग लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने एक पूर्व घटना का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन के एक सदस्य पर हमला होने का प्रयास किया गया था, जिसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और अंत में हनुमान मंदिर पर पहुंचकर कार्यक्रम का समापन हुआ। इस आयोजन ने लोनी क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल बढ़ाया। वहीं थाना भवन कस्बे में महर्षि कश्यप जयंती के पावन अवसर पर आस्था, भक्ति और उत्साह का भव्य संगम देखने को मिला। दयाल आश्रम से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामजी लाल कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर किया। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः दयाल आश्रम पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे कस्बे में महर्षि कश्यप के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। यात्रा में शामिल आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया, जिनमें महर्षि कश्यप के जीवन, आदर्शों और सनातन संस्कृति में उनके योगदान को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ यात्रा में भाग लिया। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। दयाल आश्रम में आयोजित सभा में वक्ताओं ने महर्षि कश्यप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सृष्टि के प्रमुख ऋषियों में से एक बताया। उन्होंने समाज को एकता, सद्भाव और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम के दौरान भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। आयोजन समिति के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। पूरे आयोजन में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अंत में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान पलटू राम, संजय कश्यप, कन्हैया कश्यप, संजय शर्मा, विपिन, सुरेंद्र सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हो गया, चलो। और उसी संदर्भ में आज थाना भवन महर्षि कश्यप जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नगर में जो शोभा यात्रा निकल। वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में देर रात एक परचून कारोबारी की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि
दिन में कारोबारी शिव कुमार के बेटों का गांव के ही कुछ लड़कों से विवाद हो गया था। इसी रंजिश में देर रात आरोपी युवक शिव कुमार की दुकान पर पहुंच गए, जहां कहासुनी के दौरान आरोपियों ने शिव कुमार को गोली मार दी। गोली लगने से शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 3 वर्षों में इस अभियान के तहत 5000 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई है, जो कानून व्यवस्था के लिहाज से एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। इनमें से 117 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस की मजबूत पैरवी, पुख्ता साक्ष्य और गवाहों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने से ये संभव हो पाया है। हत्या, दुष्कर्म और डकैती जैसे गंभीर मामलों में भी अदालत से सख्त सजा दिलाई गई है। अधिकारियों के अनुसार हर केस में समयबद्ध जांच की गई और अदालत में ठोस सबूत पेश किए गए, जिससे दोषियों को सजा मिलने में तेजी आई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन पक्ष और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, जिससे मामलों को मजबूत तरीके से कोर्ट में रखा गया। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सहयोग देने पर भी विशेष जोर दिया गया, ताकि वो बिना किसी दबाव के अपने बयान दर्ज करा सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह के अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में कानून व्यवस्था और मजबूत हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।